वेलकम टू संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेस। आज का एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है या बेस का है, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज, दोनों की भाषाएं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो ये बहुत ही रेलेवेंट डाउट है। ये मेरे को भी बहुत ये डाउट आता है जब मैं कोई क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मन कहता है कि ये कंडीशनल का है, करते बेस का है। कई बार मन कहता है ये बेस का है, हम करते कंडीशनल से हैं। तो इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से हम कैसे अपने आप को निकालेंगे, तो उसके ऊपर एक ये मैं स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये पहले मेरा कोई प्लान नहीं था इसका, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा, उसमें खासकर एक और स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वांशी। उसने मुझसे डाउट पूछा कि सर मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये कंडीशनल का क्वेश्चन है या बेस थ्योरम का है। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो बेस थ्योरम है इसका जो डेरिवेशन है ना, वो कंडीशनल से ही आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सारे बेस के क्वेश्चन कंडीशनल से भी किए जा सकते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट भी हम बना सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बेस थ्योरम है ही नहीं। कोई क्वेश्चन आएगा हम कंडीशनल से करेंगे, अगर वो कंडीशनल के लिए डिज़ाइंड है तो वो फटाफट कंडीशनल से हो जाएगा, और अगर वो बेस के लिए डिज़ाइंड है तो वो कंडीशनल के अंदर से घुसते हुए बेस में चला जाएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये दिखाता हूँ। तो हमारा नटशेल में क्या होगा कि जब आप एग्जाम में बैठे हैं, कोई क्वेश्चन आपको मिला और आपने वो पहले से किया हुआ है, सपोज वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको पता है कि ये तो मेरे को याद है, ये तो मैंने बेस से किया था, तो आप उसको बेस से कर लीजिए। तो आप अगर डेड श्योर हैं कि ये बेस का है, आपके मन में उसका सोल्यूशन फ्लोट कर रहा है, तो आप बेस से कर लीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपने पहले नहीं किया, सडनली आपके सामने आ गया और आप डाउट में है कि यार ये बेस का है या कंडीशनल का है, उस केस में आप बाय डिफॉल्ट बिना डरे कंडीशनल से करिए। वो देखिए अपने आप, अगर वो बेस का डिजाइंड है तो अपने आप बेस में चला जाएगा। और कोई क्वेश्चन कंडीशनल के लिए डिजाइंड है और आपने बाई चांस उसको बेस से कर डाला, वो बेस से हो तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा होगा। तो मैं आपको 3 या 4 एग्जाम्पल से ये बातें समझाता हूँ। तो अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जो एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल 21 है। तो वो बेस से किया हुआ है और वो बेस थ्योरम का ही है। तो मैं उसको पहले बेस से कराता हूँ, फिर हम मान के चलते हैं कि सपोज मेरे को नहीं स्ट्राइक करता, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मैं उसको कंडीशनल से करूँगा तो क्या होगा। तो ऐसे मैं आपको ना 3 या 4 एग्जाम्पल्स इस एपिसोड में कराता हूँ। तो बिना समय गवाए हम वो क्वेश्चन में आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। ये सॉल्व एग्जाम्पल, इसको मैं वाइट कलर से ही लिखता हूँ, हमेशा वाइट से ही लिख रहे हैं हम। तो हम वाइट कलर ले लेते हैं, अपना थोड़ा सा पेन भी मोटा कर लेते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन ही लिखवा देता हूँ आपके सामने। ये सॉल्व एग्जाम्पल 21 है एनसीईआरटी का, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ए स्पीक्स ट्रूथ, आप क्वेश्चन भी साथ साथ लिख लीजिए। ए स्पीक्स ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम, ये 2-3 बारी बोर्ड में आ चुका है पिछले 10 सालों में। ही रोल्स ए डाई and announces it is a 6. Find the probability मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, it is actually a 6। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। ये सोल्यूशन हम रेगुलर क्लासेस में भी कर रहे हैं। अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट बने हुए हैं मेरे साथ, तो आप ये क्वेश्चन पहले मेरे साथ कर चुके हैं और ये बात भी आप सुन चुके हैं कि इट्स ए माइटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको कैसे कराता था बेस में, हम मान के चलते हैं कि ये बेस का है। तो बेस के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, इजी बेस एंड टफ बेस। इजी बेस सुन के ही पता लगता है बेस है, और टफ बेस में यही नहीं पता लगता है ये बेस का है। कोई बात नहीं यार, नहीं पता लगता बेस का, हम कंडीशनल से करेंगे। ऑलराइट, तो अगर आपको पता है कि ये बेस का है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करने की क्या इवेंट हो गई है, उसको आप ई बोलेंगे, और जो निकालना है उसको आप H1 बोलेंगे। जो हो गया है वो ई, आपको याद होगा अगर पिछली क्लासेस आप देख रहे हैं तो। और वो मैंने कहा था कभी भी अपनी भाषा मत देना, क्वेश्चन में अंडरलाइन करना। ही रोल्स ए डाई एंड अनाउंसेस इट इज ए 6, अनाउंसेस इट इज ए 6, ये हो गया है। क्या निकालना है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली 6। ये हो गया आपका H1। तो जो हो गया है वो E है, जो निकालना है वो H1 है। H2 H3 उसके भाई बहन है, जिससे ये पूरा इकोसिस्टम H1 H2 H3 एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग ए डाई। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं क्या है? जैसे मैं बच्चों को ना कुछ गेम खिला रहा हूं, मैंने डाई, मेरे सामने लेक्चर स्टैंड है, मैंने एक डाई को रोल किया, ठीक है, और अनाउंस कर दिया बच्चों 6 आया है। तो एक बच्चा पीछे बैठा सोच रहा है क्या सच में 6 आया है, क्योंकि मैं झूठ भी तो बोलता हूँ, 1/4 टाइम्स मैं झूठ भी बोलता हूँ। तो वो हो सकता है सोचा कि सर एक पर्टिकुलर बच्चे को जिताना चाहते हैं, हो सकता है लेक्चर स्टैंड पे 6 ना आया और फिर भी सर बोल रहे हैं 6 आया। तो थ्रोइंग ए 6 एंड अनाउंसिंग ए 6 आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो कुछ बच्चे ना यहाँ ई में अनाउंसिस वर्ड गायब कर देते हैं और वो लिख देते हैं ई इज द इवेंट, इट इज ए 6। पूरा क्वेश्चन आपका गलत। तो यहाँ पे ई क्या होगा, जो हो गया है, क्या हो गया है, इवेंट ही अनाउंसेस। ये क्वेश्चन हो चुका है, मैं दोबारा से करा रहा हूं आपको। ये अनाउंसेस इट इज ए 6। क्या निकालना है, वो H1 है। क्या है, इट इज एक्चुअली ए 6। अब यहां एक्चुअली वर्ड खा सकते हो, यहां पे अनाउंसेस वर्ड नहीं खा सकते, तो मैं एक्चुअली वर्ड लिख देता हूं, चलो नहीं खाता हूं। इट इज एक्चुअली ए 6। तो अब H2 क्या होगा, इट इज नॉट ए 6। यही तो बनेगा इसका। दो ही तो बातें होंगी, अगर आप डाई को रोल करोगे या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। तो इट इज नॉट ए 6। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ H1? 6 आने की संभावना सबको पता है 1/6, और 6 नहीं आने की 5/6। ये जो है ना, इनका सम हमेशा 1 होना चाहिए, क्योंकि H1 H2 H3, इसमें तो H3 नहीं है, दे हैव टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओब्लिक H1 क्या होगा? अब मैं यहाँ इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, अगर आप रेगुलर क्लास देखेंगे तो मैंने H1 इंग्लिश में लिखा था। क्या हो गया, H1 हो गया, मतलब इट इज एक्चुअली ए 6, मतलब मैंने 6 थ्रो किया, H1 हो गया। मैंने मेरे लेक्चर स्टैंड पे मैंने डाई रोल किया, वो 6 आया, और मैंने क्या किया, मैंने अनाउंस किया इट इज ए 6। तो क्या हुआ है, 6 आ गया है, और मैंने माइक पे बोला 6 आया है, इसका मतलब मैंने सच बोला ना। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा E/H1, ही स्पीक्स ट्रूथ। ये इंटेलिजेंस है आपकी, इसको आपको इंटरप्रेट करना है ना। और सच बोलने की संभावना क्या है, 3/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओब्लिक H2 क्या होगा? अब क्या हो गया, H2 हो गया, मतलब 6 नहीं आया। H2 हो गया, 6 नहीं आया, और फिर भी मैंने अनाउंस किया 6 आया। तो 6 नहीं आया, किसी को मैं फायदा उठाना चाहता हूं, मैंने बोल दिया 6 आया, तो मैंने झूठ बोला ना। 6 आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अनाउंस कर दिया, तो ही स्पीक्स ए लाई। तो सच बोलने की संभावना अगर 3/4 है, तो झूठ बोलने की कितनी होगी, 1/4। आप एक बात और सुनो, कुछ बच्चे यहाँ पे भी दिमाग लगाते हैं, सर इनका सम 1 हो गया। अरे इनका सम 1 होना एक फ्लूक है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में हो रहा है। इनका सम 1 नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन में यूजुअली, इसका 1 होना कंपलसरी है। H1 H2 हैव टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। E ओब्लिक H1 E ओब्लिक H2 का सम 1 होता नहीं है, इसमें 1 हो गया है। तो वो कहीं अपने मन में ये मत बैठ जाना कि ये भी 1 होता है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो गया है, और आपको H1 निकालना है। ही अनाउंसेस इट इज 6, मैंने माइक पे बोल दिया 6 है, और एक बच्चा पीछे बैठ के प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, क्या सच्ची में 6 है? तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये तो फॉर्मूला है बेस का, आपने रटा हुआ है। ये थोड़ा गंदा हो गया, मिटा देता हूं इसको मैं। और नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E आएगा। इसका फॉर्मूला होता है क्या, आपको मालूम है ये कैसे आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ H1/E, यही तो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H, ऊपर उन दोनों का इंटरसेक्शन आता है, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E आता है। तो ये देखिए जो बेस का फॉर्मूला है ना, वो कंडीशनल से डिराइव होता है। तो व्हेन इन डाउट यू डू विद कंडीशनल, अपने आप बेस का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। अब नीचे क्या आएगा, PE, और PE क्या होता है, हम व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E? He announces it is a 6. How many ways can I announce a 6? आपको पता है, I throw a 6 and having thrown a 6 I announce it is a 6, or I do not throw a 6 and still I announce it is a 6. ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना। तो कई बच्चों को ये डायरेक्ट नहीं होता, उन्होंने फॉर्मूला रट्टा मारा होता है। अब रट्टा मारिए, अब इसमें वैल्यूज डाल दीजिए। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 क्या होगा, वो आपने सब निकाला हुआ है, 1/6
और ई ओब्लिक H1 क्या था 3/4 और नीचे क्या आएगा 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। अब इसमें 6 4 6 4 कॉमन लेके कट जाएगा, 3/8 आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अब हम दोबारा करते हैं। सपोज मैं बोर्ड एग्जाम में बैठा हूँ, ये क्वेश्चन आता है और मेरे को स्ट्राइक नहीं करता, मेरे को ये तो पता लग रहा है या तो ये कंडीशनल है या बेस है, लेकिन मेरे को नहीं पता कि ये बेस का, मैं इसको अब कंडीशनल से करता हूँ। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल है, सारी दुनिया ऐसे ही करती है, सारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, 3/8 आपका आंसर आया ना, ठीक है। आप यहाँ से हम इस क्वेश्चन को अब दोबारा करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपको लिखना होगा तो आप आराम से बाद में इसको पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं। ये को क्या हो गया भाई, हाँ चला गया भाई, ठीक है। ये हमने मिटा दिया, थोड़ा सा और ऊपर करके ये जो हमारी लाइनें हैं इसको भी मिटा देता हूँ। ऑलराइट, ओके। अब आ जाता है ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये देखिए ही। अब यहाँ से ये भी मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि अब इसमें हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको किससे कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता बेस का है। व्हेन इन डाउट कि वो बेस है कंडीशनल, यू एज्यूम कंडीशनल, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। अब मैं ई एंड एफ यूज करूंगा, क्योंकि ये ई H1 H2 मैंने बेस के लिए रिजर्व किया हुआ है। क्या क्या है इसमें, दो इवेंट्स हैं, वही होगा। एक तो क्या हो गया है, ही अनाउंसेस इट इज ए 6, ही अनाउंसेस इट इज ए 6। जो हो गया है ना उसको मैंने बोला था आप टिक मार देना, बाद में ना आपको पता लगेगा कि स्लैश के बाद नीचे क्या लिखना है। एफ क्या है, इट इज एक्चुअली ए 6। यहां पे एक्चुअली वर्ड लिखो या ना लिखो मेरे को कोई एतराज नहीं है, इट इज एक्चुअली ए 6। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, इंग्लिश में बोलो, इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, या एफ इट इज ही थ्रोज ए 6 एंड अनाउंसेस इट इज ए 6। ही थ्रोज ए 6, ये दोनों हुए ना, एफ हो गया क्योंकि पहले वो थ्रो करेगा फिर अनाउंस करेगा, ये तो ना कि पहले अनाउंस करेगा फिर थ्रो करेगा। सो ही थ्रोज ए 6 एंड अनाउंसेस इट इज ए 6। ये तो इंग्लिश हो गई ना, ये दोनों होंगे, एंड का मतलब है दोनों होंगे। ही थ्रोज ए 6 एंड अनाउंसेस इट इज ए 6, ये पहले मत लिखना ना, ही अनाउंसेस इट इज ए 6 एंड थ्रोज ए 6। अब आपको निकालना क्या है, जो हो गया है वो नीचे आएगा और जो निकालना है वो ऊपर आएगा, है ना। ये अनाउंसेस इट इज ए 6 ये ई था और जो निकालना है वो आपका एफ था, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। अब यहां नंबर्स डालते हैं हम, एफ इंटरसेक्शन ई ये कैसे होएगा, ये होगा, पहले क्या होगा, पहले ये होगा ही विल थ्रो ए 6। सो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन यू नो ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन, ऑलराइट। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल है, सेकंड एवरग्रीन फॉर्मूला। लिख के बताऊं मैं आपको, ये आपको पहले से पता ही है लेकिन चलो फिर भी मैं लिख देता हूं। इसको मैंने बोला था सेकंड एवरग्रीन फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, या मैं इसको ना ऐसा करता हूँ, ई और एफ तो यहाँ यूज कर रहा हूँ और इसका थोड़ा सा पेन भी मैं मोटा कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपके पास, ये फॉर्मूला बहुत फेमस फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैविंग नोन ए हैज अकर्ड, या अगर बी पहले होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैविंग नोन बी हैज अकर्ड। इसको मैं थोड़ा सा इधर स्लाइड कर देता हूं, कहीं ये बाहर ना निकल जाए उसमें से, ऑलराइट। ये इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड एवरग्रीन फॉर्मूला, तो वो यहां लग जाएगा ये, ऑलराइट। सो क्या लगेगा यहाँ पे, ये इसको थोड़ा सा पतला किया जाए, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ऑलराइट, अपॉन, ये इसके ऊपर ही जा रहा है, ओवरराइट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया ना, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला लगा दिया। अब तुम कहोगे सर ई पहले लिखो, ई तो पहले होगा नहीं ना, फर्स्ट एफ विल हैपन, ही विल थ्रो ए डाई एंड देन ही विल अनाउंस। अब व्हाट इज ई,
ही अनाउंसेस इट इज 6। अब मैं यहाँ डाइस पे खड़ा हूँ, ये समझो अब ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होगा। हाउ मेनी वेज कैन आई अनाउंस ए 6? इट कैन हैपन इन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज। आई थ्रो ए 6 एंड आई अनाउंस, दोस्तों 6 आया है, और आई डू नॉट थ्रो ए 6 एंड स्टिल आई अनाउंस इट इज ए 6। कोई तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है? सोच के बताओ। हाउ कैन आई अनाउंस इट इज ए 6? आई एम रोलिंग ए डाई। अब दो ही बातें हो सकती है, 6 आएगा और मैं बोलूंगा 6 आया है, या 6 नहीं आएगा जब भी मैं बोलूंगा 6 आया है। तो ई he announces it is a 6 can happen in 2 mutually exclusive ways. I throw a 6, ये है, and I announce it is a 6, और I do not throw a 6, तो वो F बार हो जाएगा। I do not throw a 6 and I still announce it is a 6। अभी ये बेस का तो फॉर्मूला बन गया, अब मैं नंबर डाल देता हूं। What is the probability of throwing a 6? 1/6. What is the probability that I throw a 6 and I announce it is 6? तो ये वही हो गया सच बोलने का। F हो गया है, मतलब I thrown a 6 and I am announcing it is a 6. It means I am speaking the truth. तो what is the probability of speaking the truth? 3/4। ये यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म सेम आएगी। अब ये देख लो, बेस का फॉर्मूला बन गया ना ये, प्लस I do not throw a 6, 5/6, क्योंकि अगर 6 थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो नहीं थ्रो करने की 5/6 होगी। अब 6 नहीं आया है और मैंने फिर भी अनाउंस किया 6 आया, मतलब मैंने झूठ बोला, और सच बोलने की 3/4 है तो झूठ बोलने की कितनी हो गई? 1/4। तो वही मेरा आंसर आ गया 3/8। अब सोचो कि कोई बच्चा इसको कंडीशनल मान के करता है तो भी तो उसका आंसर आ गया अपने आप। कंडीशनल, ये क्वेश्चन डिजाइन बेस के लिए है, लेकिन मैंने शुरू किया कंडीशनल से। मेरे दिमाग में कंडीशनल है, मेरे दिमाग में बेस है ही नहीं, मेरे को बेस थ्योरम आती नहीं, सोच लो, ठीक है। तो भी ये मेरा बेस के फॉर्मूले में अपने आप चला गया। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, वो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ऑलराइट। तो वो एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर बुक है ना, उसका ये क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था। देखिए, ए बैग कंटेन्स, इसको थोड़ा सा पतला करें, ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, ठीक है। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, इफ वर्ड में हटा के लिख रहा हूं, 3 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, अब मैं इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। इफ, बुक की ना लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। इफ द फर्स्ट बॉल इज रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी exactly 2 of the 3 balls are red। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। ए बैग कंटेन 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। तो मैं एक बैग बना देता हूं, मेरे को आदत ही है, आपको भी मैंने बोला हमेशा बनाना। 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। टू ड्रॉ 3 बॉल्स, वैसे तो मैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाता, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर दिया हुआ है, ये लिखा है इफ द फर्स्ट बॉल इज रेड। तो आपका मन करेगा ये बेस का है, क्या हो गया है? फर्स्ट बॉल इज रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 बॉल्स आर रेड, ठीक है। अब मेरे को डाउट हो रहा है यार, ये बेस का है या कंडीशनल का है। तो मैंने अभी आपको एक स्लोगन दिया था, मॉरल क्या था? व्हेन इन डाउट कि वेदर इट इज कंडीशनल और बेस, और यू आर डूइंग ए क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, आप उसको कंडीशनल से शुरू करो। तो ये मेरा हो गया ई, और ये मेरा हो गया एफ। तो मैं ई कैसे डिफाइन करूंगा? मैं यही डिफाइन कर देता हूं, सो दैट मेरे पास थोड़ी सी जगह बची रहेगी। तो मैं यहां रेड से लिख देता हूं, ई इज द इवेंट, थोड़ा जगह बचा, मतलब बार बार ब्लैक बोर्ड को रोल ना करने, इसलिए यहां लिख रहा हूं
इज द इवेंट फर्स्ट बॉल इज रेड. व्हाट इज एफ? और ये हो गया है, जो हो गया ना उसको टिक मार दिया करो पहले ही, जैसे कि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा हो गया कौन सा नहीं हुआ. एफ इज द इवेंट, टू आर रेड एंड वन ब्लू. इसको ऐसे कर दूं, लैंग्वेज चेंज कर दी. लो जी देख लो इधर, एफ क्या है? एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री बॉल्स आर रेड, तो मतलब टू आर रेड एंड वन इज ब्लू. आप बताओ जी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? ये बस यहां पे आपका इंटेलिजेंस लगेगी. बताइए इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? दोनों होनी चाहिए. तो इसका मतलब पता है क्या है? फर्स्ट इज रेड एंड देन रेड एंड ब्लू. फर्स्ट बॉल इज रेड एंड देन रेड एंड ब्लू, ये एक साथ चलेगी. ठीक है, तो पहली बॉल रेड होगी, बाकी दो बॉल्स में एक रेड और एक ब्लू होगी. इसको मैं थोड़ा और रिफाइन करके लिख सकता हूं इंग्लिश में. तो फर्स्ट इज रेड एंड द सेकेंड इज ब्लू. तो वापस मैं व्हाइट से लिखता हूं, व्हाइट ज्यादा अच्छा दिखता है इसमें. आप देखिए आपको निकालना क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं क्या हो गया है. ई हो गया है, आपको एफ निकालना है ना. जो हो गया वो नीचे आता है कंडीशन में. इफ द फर्स्ट बॉल इज रेड तो ऊपर क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. ठीक है, अब पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं. कोशिश करोगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल रेड? बिल्कुल दिमाग मत लगाना, अपने आप को बिल्कुल एक छोटा बच्चा मान के चलना. कितना छोटा? इतना छोटा कि आप 10th में है. मैंने आपको हिंट दे दिया है. बताएंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल? बोलो. 5/8. बस वही अपने 10th में, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है. 5/8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बीइंग रेड इज 5/8. तो आपका डिनोमिनेटर तो आ ही गया 5/8. अब आपको इंटरसेक्शन एफ निकालना है. व्हाट इज दैट? फर्स्ट इज रेड एंड देन रेड एंड ब्लू. तो वो मैं यहां थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं और फिर आप इसको देखिएगा. ये देखिए इंटरसेक्शन एफ कैसे होगा, देखो जी बड़े ध्यान से. फर्स्ट इज रेड एंड सेकेंड इज रेड एंड ब्लू. तो रेड रेड ब्लू, क्योंकि आप मल्टीप्लीकेशन रूल लगा रहे हैं तो सारे ऑर्डर लेना पड़ेगा. ये रेड ब्लू एंड रेड, ऐसे ही होगा ना. रेड फर्स्ट इज रेड देन रेड ब्लू. फर्स्ट तो रेड ही रहनी है या ब्लू रेड, क्यों? और दो रेड भी रहनी है. तो इनमें दो रेड है, इनमें भी दो रेड है. ये तो लिखना है एफ क्या है? टू आर रेड. और ई क्या है? फर्स्ट इज रेड. तो ये दोनों हो गया. अब ये सब एंड क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्शन बन जाएगा. वो मैं नहीं बना रहा हूं. अरे यार ये वापस आ गया ब्लैक बोर्ड, जंप मार के नीचे. आप इसके लिए ना मैं पहला बैग यहां बना देता हूं आपके लिए. 5 रेड 3 ब्लैक, और के बाद भी यही रहेगा. आपको मैंने बताया था जब भी किसी बैग में हाथ डालो ना, हमेशा उसके कंटेंट समझ लो, नहीं तो कभी कभी अंदर क्या होता है, सांप बिच्छू होता है वो डस लेता है. मैंने देखा एक दो बच्चों को ऐसे डस गया हो, तो मैं उसके बाद हमेशा अंदर झांक के फिर हाथ डालता हूँ. देखो जी, अब इसमें से रेड निकलेगा और ये विदाउट रिप्लेसमेंट तो रेड बाहर रहेगा. तो जब आप दूसरी बार ये हाथ डालोगे तो इसके अंदर 4 रेड एंड 3 ब्लैक आएंगे. अब इसमें से भी रेड निकलेगा, तो जब आप तीसरी बारी बैग में हाथ डालेंगे तो यहाँ 3 रेड 3 ब्लैक होगा. अब इसमें से रेड निकलेगा तो क्या रह जाएगा? 4 रेड एंड 3 ब्लैक. अब इसमें जब हाथ डालोगे तो एक ब्लैक निकलेगा, तो लास्ट में क्या रह जाएगा? 4 रेड एंड 2 ब्लैक. अब देखो ये सब इंटू होने वाले हैं. कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा टाइम वेस्ट होता है ये 3 बारी डब्बे बनाने के लिए, हम मन में इमेजिन कर लेंगे. इमेजिनेशन में कहीं एक भी गलत हो गया ना और गड़बड़ हो जाएगा. जब ये बनाएंगे ना, नीचे की लाइन कितनी फास्ट जाएगी. देखो मैकेनिकल. टोटल कितना है इसमें? 8. टोटल कितना है? 7. टोटल कितना है? 6. टोटल कितना है? 8. टोटल कितना है? 7. टोटल कितना है? 6. इसमें रेड कितने आ रहे हैं ना, रेड कितने हैं? 5. रेड कितने हैं? 4. ब्लैक कितने हैं? 3. रेड कितने हैं? 5. ब्लैक कितने हैं? 3. रेड कितने हैं? 4. देखो कितना फास्ट होता है. नंबर्स वही है 876 876 543. ऑलराइट, तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया. तो ये हमारा कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा. और कुछ कट रहा है? नहीं. तो ये कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा ये. तो मैं शॉर्टकट में यहाँ करता हूँ आपका 2 × 5 2 × 7 × 2. ये 5/14 आएगा सब कैलकुलेशन करके. क्या आएगा ये?
5/14, तो ये नंबर यहां जाएगा 5/14, 5 कट जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, 8/14 कट के आपका आंसर क्या आ जाएगा 4/7। ये एनसीईआरटी से मैच करता है, तो आपका आंसर बनेगा 4/7। तो आप ये देख रहे हो आराम से हो गया कंडीशनल से। इसी क्वेश्चन को ना अगर आप बेस से करोगे, मैं आपको वादा कर रहा हूं आपके मोटे मोटे आंसू आ जाएंगे। आपके पता है वो बहुत सारे केसेस बनेंगे इसके अंदर H1 H2 वाले। तो अब जिस बच्चे ने इसको बेस से किया आंसर उससे भी आएगा, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? व्हेन इन डाउट ऑलवेज डू कंडीशनल, व्हेन यू आर श्योर इट इज बेस डू इट बाय बेस। क्योंकि जो क्वेश्चन बेस के लिए डिजाइंड होते हैं ना वो बेस में आराम से होते हैं। ये क्वेश्चन बेस के लिए डिजाइंड ही नहीं है, ये क्वेश्चन कंडीशनल के लिए। आप जबरदस्ती इसमें बेस घुसा दोगे वो तो जाएगा, हर क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपके फिर बहुत ज्यादा होगा। पता है इसमें ये E होगा, ये H1 होगा। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 बॉल्स आर रेड। अब इसके अंदर आप 3 बॉल्स निकाल रहे हैं, 2 रेड एंड 1 ब्लू। ठीक है, अब इसके सारे केसेस लेने पड़ेंगे आपको। इसमें 4 केसेस बन सकते हैं फिर, तो आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर केसेस, क्योंकि आपके 3 बॉल्स निकल रही है ना, तो 0 रेड 3 ब्लू। मैं बताऊं आपके कैसे बनेंगे, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बनाना है। H1 क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं, चलो अगर आपको है ना आप इसको बाद में ट्राई करना, मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर क्या क्या बनेंगे। H1 क्या बनेगा मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। 3 बॉल्स निकाल रहे हैं ना, तो 3 रेड 0 ब्लू, एक तो ये केस बनेगा। फिर 2 रेड 1 ब्लू, 1 रेड 2 ब्लू, 0 रेड 3 ब्लूज। ये बनेंगे इसके अंदर 4। बताओ, जब भी तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होगा। अगर मैं एक बैग में से 3 बॉल निकाल रहा हूं तो ये तो होगा, या तो तीनों रेड होंगी, या 2 रेड 1 ब्लू होंगी, या 1 रेड 2 ब्लू होंगी, या तीनों ब्लूज होंगी। और मेरा क्या निकालना है? 2 आर रेड, मेरे को ये वाला निकालना है। तो इसमें ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन E। और आप सोच रहे हो ना डिनोमिनेटर में कितने आएंगे? 4 टर्म्स आएंगे, क्योंकि 4 हैं। आप सोच लो, अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मिनट में हो रहा है तो ये तो 15 मिनट में भी ना हो, और इतनी देर में तो आप हिम्मत ही हार जाओगे। तो लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल। तो एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था आपका। ये कहाँ का क्वेश्चन है? मैंने अभी आपको बताया था, ये उसका क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। किसी बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था और उसने बेस से इसको ट्राई किया और फंस गए आप, कंडीशनल से मजे से हो गया। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? व्हेन इन डाउट डू बाय कंडीशन। अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 38 है, 2022-23 CBSE सैंपल पेपर का लास्ट केस स्टडी है ये। ओके, इसको भी देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, शॉर्टकट में मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है। ठीक है भाई, ये कहां भाग गया? मैं लिख रहा हूं, ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं गन बना रहा हूं। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है, ये दूसरी एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है? There are 2 anti-aircraft guns named A and B. Okay, both of them fire a shell each on the plane which is flying in the sky. Okay, एक एनिमी प्लेन जा रहा है, इसके ऊपर दोनों ने इसके ऊपर एक एक गोला फेंका, एक एक शेल फायर किया। ठीक है, इसका शेल उसको हिट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हिट्स, इसका शेल जो हिट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.3। मैंने आपको फोटो में दिखा रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा, आप देख लेना, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिट इज 0.2, ये डेटा दिया हुआ है बस। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। दे आर 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नेम्ड A and B. The probabilities that the shell fired from them hits the airplane are 0.3 and 0.2 respectively. Both of them fired one shell at the airplane at the same time. What is the probability that the shell fired from exactly one of them hits the plane? तो फर्स्ट पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 हिट, ये तो सारे बच्चे कर लेंगे। A hits and B misses, और B hits and A misses। 4 बातें होंगी ना इसके अंदर, इसमें 4 केसेस बनते हैं। दोनों हिट करेंगी, दोनों मिस करेंगी,
पहले हिट करेगी, बी मिस करेगी, या ए मिस करेगा और बी हिट करेगा। 4 केसेस बनते हैं इसके अंदर। सो वो तो हमें जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली 1 हिट, ए हिट्स एंड बी डज नॉट हिट। अब ऑब्वियसली इनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स मानेंगे। भाई 2 अलग अलग सोल्जर्स हैं, अलग अलग पोजीशन से आप एंटी एयरक्राफ्ट गन से प्लेन के ऊपर फायर कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इंटरसेक्शन कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन। वैसे हमेशा करता है, डिपेंडेंट होता तो यहाँ स्लैश ए आ जाता, तो इसी को मैं मल्टीप्लिकेशन रूल बोलता हूँ। इंटरसेक्शन ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट्स दिया हुआ है 0.3 और ए डज नॉट हिट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.7 हो जाएगा। बी हिट्स कितना दिया हुआ है 0.2 एंड डज नॉट हिट हो जाएगा 0.8। तो ये 4 3 8 3 24 और 0.14, तो आपका आंसर आ गया 0.38। तो फर्स्ट पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इट्स द सेकेंड पार्ट विच इज सो इंटरेस्टिंग, सो चैलेंजिंग। तो मैं इसको फर्स्ट पार्ट को मिटा रहा हूँ। इसको आप जो भी बच्चे लिखना चाहेंगे, तो आपको पता ही है ड्रिल क्या है हमारी, कि आप इसको पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या एक बारी समझ लो, दोबारा लिख लेना। हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट में नहीं था, क्योंकि ये स्पेशल क्लास हो रही है, प्रोबेबिलिटी आपकी फिनिश हो चुकी है। ये तो मैं आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट डाउट पूछा, तो उसको हम समझ रहे हैं। अब सुनिए जरा, मैं सेकंड पार्ट पूरा ही लिख देता हूं, क्योंकि इसके अंदर है गड्ढा। इफ इट इज नोन दैट द शेल, पूरा लिख रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट है। इफ इट इज नोन दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली one of them hit the plane, लैंग्वेज राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। एग्जैक्टली one of them hit the plane, then what is the probability that it was fired from B? आइए, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। इफ इट इज नोन दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। हर बच्चे को यही लगेगा, अरे यार तो ये बेस का है, जो हो गया है वो ही है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज फायर्ड फ्रॉम बी। तो आप इसको बेस से करिए, बट व्हेन इन डाउट स्टार्ट बाय कंडीशनल। मैं तो बार बार यही सोच रहा हूँ, अगले साल जब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा ना, मैं बेस थ्योरम ही गायब कर देता हूँ, मैं सारे क्वेश्चन कंडीशनल से कराता हूँ, ठीक है। इफ इट इज नोन दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन, ये हो गया ई, जो हो गया है। ये मेरे को पता है कि सिर्फ एक ही गोला लगा है, और मैं फाइंड कर रहा हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज फायर्ड फ्रॉम बी। अगर ये मैं बेस से करता तो मैं H1 H2 करता। तो ई क्या है, इवेंट इंग्लिश में लिख देते हैं, वही लैंग्वेज उठा लेता हूँ। एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन, एग्जैक्टली वन शेल हिट द प्लेन, और इसको साथ साथ मैं टिक मार देता हूँ। ये मैंने अपनी आदत बनाई हुई है, जो हो गया है ना पहले ई मारता हूँ, क्योंकि अब ये स्लैश में नीचे जाएगा। व्हाट इज एफ, इवेंट शेल वाज फायर्ड फ्रॉम बी, फायर्ड वर्ड खा रहा हूं, शेल वाज फ्रॉम बी। अब जो सबसे बड़ी कलाकारी है वो इंटरसेक्शन है। बताइए आप सोच के फिर से, बस ये इसके अंदर ना इंटेलिजेंट पार्ट यही होता है, इंटरसेक्शन एफ। ये देखिए, इवेंट एग्जैक्टली वन शेल हिट द प्लेन, शेल वाज फायर्ड फ्रॉम बी। आप बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? ए की गोला लगा है और बी का लगा है, इसका मतलब पता है क्या हो गया? बी हिट्स एंड ए मिसेस। बस ये अगर आपके दिमाग में आ गया तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, नहीं आया तो यहां आप फंस जाओगे, क्योंकि है ये बेस का क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको कर रहा हूं कंडीशनल से। तो अगर जो बेस के लिए डिजाइंड हो और आप उसको कंडीशनल से करते हो, उसके इंटरसेक्शन में ही सारी कलाकारी है। तो देखिए,
एग्जैक्टली वन शेल हिट द प्लेन, ये भी होना है। ई एंड एफ का मतलब है बोथ हैपन एट द सेम टाइम, एक ही गोला लगना है, ये लिखा तो है एग्जैक्टली वन शेल हिट द प्लेन, और दूसरा क्या बोलता है बी का लगना है। तो बस, तो बी का लगना है और ए की लगना है, तो यही तो होगा, बी का लगेगा और ए का मिस होगा। खाली मैं चुप थोड़ा ना बैठ सकता हूं कि बी का लग गया जी हो गया, एक ही लगना है, तो मेरे को आई हैव टू मेक श्योर दैट ए का नहीं लग रहा है। गॉट इट? तो ये है इंटेलिजेंट पार्ट। फिर से बोल रहा हूं, देखो ई क्या है, एग्जैक्टली वन शेल हिट द प्लेन, एफ क्या है, शेल फायर्ड फ्रॉम बी हिट्स द प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ यार, शेल फायर्ड फ्रॉम बी हिट्स द प्लेन एंड ए शेल फायर्ड फ्रॉम ए डज नॉट हिट द प्लेन। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, जो मैंने पहले से टिक मारा था ई हो गया है और एफ निकालना है। तो ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ऑलराइट, और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें क्योंकि वो तो मेरे को चाहिए नहीं ऊपर, सीबीएसई, थोड़ा सा मेरे को ना वर्किंग के लिए जगह मिल जाएगी। चलिए, ये हमारा प्लेन भी ऊपर चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुन लो जी, अब आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट सारा खत्म हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, देखो ये तो क्वेश्चन से कॉपी मारना है, तो ई और एफ आपने लिख लिया, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। कलाकारी है इंटरसेक्शन को इंग्लिश में इंटरप्रेट करना, और ये तो फॉर्मूला, इसमें भी कोई कलाकारी नहीं है। अब कलाकारी आएगी। पहले हम ऐसा करते हैं, इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। इसका क्या मतलब है, बी हिट्स, है ना, बी हिट्स एंड ए मिसेस, और ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिट्स एंड ए मिसेस। ठीक है, तो पहले इंग्लिश में इंटरसेक्शन एफ भी है और ए और बी भी है, इसमें मैंने 4 डिफाइन कर दिए। तो इसके प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिट्स, यही है बी हिट्स एंड ए मिसेस। तो बी हिट क्या है 0.2 और ए मिसेस कितना है 0.7। तो ये तो आपका न्यूमरेटर तैयार हो गया, और ये पोर्शन आपको तंग नहीं करेगा क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट में कर चुके हो, वो मैं मिटा चुका हूं ना, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट, उसका आपने किया था सेकंड पार्ट, बी हिट्स एंड ए मिसेस, वही नंबर तो आपको कॉपी पेस्ट करना है 0.14। अब देखिए ई वाला रह गया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या था जो मैंने मिटाया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन। अब मैंने मिटा दिया ना, हमें को कैसे मिलेगा वो, एनीवे मैं लिख देता हूं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन कैन हैपन इन 2 ways, ए हिट्स एंड बी मिसेस, और ए मिसेस एंड बी हिट्स। ये ऑलरेडी मेरा फर्स्ट पार्ट में आ गया है, तो वहां आप डाल सकते हैं, वो 0.38 था, मेरे को याद आ रहा है फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन, आई थिंक 0.38 था फर्स्ट पार्ट, तो वो यहीं आएगा। मैं दोबारा करके देख लेता हूं कि आ रहा है नहीं आ रहा है। ए हिट क्या था 0.3, बी मिसेस 0.8, ए हिट्स, भाई दोनों मैंने सेम लिख दिए, यहां ए मिस लिखना है और बी को मिस वो कराना है, हिट कराना है, ये दोनों सेम लिख दिए थे मैंने। अब ए मिस 0.7 एंड बी हिट्स 0.2, तो ऊपर हो गया 0.14, और इसको मैं कर लेता हूँ 8 3 24 14, हाँ वही देखो ना 0.38 जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बना 14/38, 14 का आधा हो जाएगा 7, 38 का आधा कितना हो जाएगा 19, तो आपका आंसर आ गया 7/19। ये आपका आंसर है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। अब सीबीएसई के सैंपल पेपर में इन्होंने इसको बेस से किया। अब मैं आपको बेस से करूंगा, देखना, करूंगा नहीं पूरा, मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन ना अगर आप नीचे जाके देखोगे ना, उसमें उन्होंने सैंपल पेपर में लिखा है देयर इज ए ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन उन्होंने यही दिया है। तो इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत खूबसूरती से यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि बेस और कंडीशन में क्या फर्क आ रहा है। अब देखो, अगर आप इसको कंडीशन से करोगे ना, तो ये तो हो गया ना, आप इसको लिख लेना। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत ही खूबसूरती से ये पॉइंट आपके खोपड़ी में घुस गया है। व्हेन इन डाउट स्टार्ट बाय कंडीशनल, रादर मैं तो आपको ये बोल सकता हूं ऑलवेज स्टार्ट बाय कंडीशनल इवन व्हेन यू आर नॉट इन डाउट। तो मैंने ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखे, एनसीईआरटी की पूरी बेस की एक्सरसाइज मैंने कंडीशनल से स्टार्ट की, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम आधा मिनट फालतू लगता है, वो अपने आप कंडीशन में ओ बेस में घुस जाता है। अब देखिए, अगर आप इसको डायरेक्ट बेस से करते तो आपको कैसे आंसू आते हैं मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब देखिए जो हो गया है वो ई है और जो निकालना है वो H1 है।
ठीक है, तो आपका H1 क्या होगा इस केस में, हम ऐसा करते हैं कलर चेंज करके मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, H1 क्या होगा आपका, ऐसे ले लेते हैं और थोड़ा सा पेन को मोटा भी कर लेते हैं क्योंकि रेड ना उतना ब्राइट दिखता नहीं है। देखिए क्या है आपका H1, मैं यहाँ ओवर राइट ही कर रहा हूँ। H1 क्या है, शेल वॉज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वॉज फायर्ड फ्रॉम बी, जो हो गया है वो ई है, जो निकालना है वो एच है। शेल वॉज फायर्ड फ्रॉम बी, अब इसमें कितने केसेस होंगे, ये शेल वॉज फायर्ड फ्रॉम बी का मतलब ये है कि इट इज हिटिंग, तो अगर आप 2 गोले फेंकेंगे तो इसके अंदर ना 4 केसेस होंगे। ये देखिए बोथ, ऐसे लिख देता हूं, बोथ हिट, है ना, A हिट एंड B मिस, शॉर्टकट में बता रहा हूं, H3 A मिस एंड B हिट और H4 बोथ मिस, और यहां हो जाएगा बोथ हिट। 4 केसेस बनेंगे इसके अंदर, बोथ हिट, बोथ मिस, A हिट एंड B मिस एंड A हिट एंड A मिस एंड B हिट, इसके अंदर 4 केसेस बनेंगे जैसे आपने पहला वाला क्वेश्चन देखा था। तो आप सोचो बेस के अंदर कितना बड़ा डिनोमिनेटर आएगा, और इनके अंदर बहुत अच्छी खासी इंटरप्रिटेशन है। ये थोड़ी ना कि H1 H2 H3 H4 लिखने से आपका काम खत्म हो गया, E/H1 E/H2 E/H3 E/H4 सब में दिमाग लगेगा। इसमें 2 0 बनेंगे और 2 1 बनेंगे, अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है। तो आपको इसमें आपका होगा क्या, इट वॉज फायर्ड फ्रॉम बी, मतलब बी हिट्स, तो आपको इसके अंदर बी हिट्स वाला कौन सा होएगा आपका, ये वाला होगा बी हिट्स, तो ये H1 नहीं होगा H3 होगा। तो कितना कंफ्यूजन है इसके अंदर, अभी मेरे को खाली बोलने में कंफ्यूजन लग रहा है, या तो मैं आपको इसको पूरा कराऊं। तो अगर आप CBSE का सैंपल पेपर देखोगे, उन्होंने इसको इस सोल्यूशन से कराया है। वो अलग बात है कि नीचे जाके फुटनोट डाल के उन्होंने ये वाला मेथड भी दिखा दिया, ये दिखाने की जरूरत क्या थी, खाली यही दिखा देते, बच्चों को डरा दिया इसको भी दिखा के। तो इट इज फायर्ड फ्रॉम बी, तो उन्होंने ना इसके वही 4 केसेस बनाए हैं, उन्होंने E1 E2 E3 E4 लिखा है, H1 H2 H3 H4 की बजाय। ओके, तो इट बिकम्स सो टफ व्हेन यू डू इट बाय बेस, इट बिकम्स सो इजी व्हेन यू डू इट बाय कंडीशनल। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए, एक मैंने एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल कराया, सॉल्व एग्जांपल 21, जो ट्रेडिशनली सालों से बेस से किया जा रहा है। हम बेस से ही करेंगे, एग्जाम में आएगा, लेकिन कंडीशनल से किया तो भी आराम से हो गया। फिर मैंने मिसलिनियस का एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन कराया, जो कि बेस से ही कंडीशनल से बहुत आराम से हुआ, बेस से पसीने आ जाते हैं। ये CBSE का सैंपल पेपर है जो कंडीशनल से आसानी से हुआ, और बेस से तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पसीने आ जाएंगे, मैं तो ये बोलूंगा कि बेस से ये होना ही नहीं है। मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाता हूं। तो ये मार्किंग स्कीम है, सब लोग CBSE की डाउनलोड कर सकते हैं, CBSE की साइट पे मिलेगी। ये है इसका सोल्यूशन 38, ये ऊपर दिया हुआ है उससे क्या कहते हैं बेस से, और नीचे फुटनोट में उससे दिया हुआ है ऑल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग द सोल्यूशन। अब मैं बताऊँ इन्होंने 4 इवेंट्स क्या लिए हैं, E1 E2 E3 E4 यही लिए हैं। ठीक है, E1 इन्होंने क्या लिखा है, PQ का मतलब क्या है, शेल फायर्ड फ्रॉम A हिट्स द प्लेन, शेल फायर्ड फ्रॉम B हिट्स द प्लेन, ये वाला A इंटरसेक्शन B। E2 क्या लिया है, बोथ मिस, ये वाला लिया है, A मिस एंड B मिस। E3 क्या लिया हुआ है, ये वाला लिया हुआ है, A मिसेस एंड B हिट्स। और E4 क्या लिया हुआ है, ये वाला लिया हुआ है, A हिट्स एंड B मिसेस। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको। और आपको इन्होंने क्या लिया है, E3 ओनली B हिट्स द प्लेन, ये वाला, ये मैंने भी ये डॉट लगाया था ना कि ये वाला आपको निकालना है। तो ये H3, ये वाला H, इसको हमने H3 ले लिया है, तो ये वाला आपको निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है इसके अंदर आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ H3 गिवन ये आपको निकालना है। E तो वही है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन। तो E हो गया है, यू आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ओनली B हैज हिट द प्लेन। अब देखो कितनी मुसीबत है इसके अंदर, कितना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन बन गया। और पता है E/H1 0 है, E/H2 ऐसे करके है। तो ये अब आप आगे से अब याद रखेंगे, आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर आपको पहले से किया हुआ है, आपको रटा हुआ है कि ये बेस का है, तो आप बेस से करना, नहीं तो आप कंडीशनल से करना, सुखी रहोगे। मेरी बात याद रखना, आपके सामने मैंने 2 बेहतरीन एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, एक एग्जाम्पलर का और एक ही आपके सामने। तो इस एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं। ये मेरे हिसाब से ये आपका एक लाइफ सेवर एपिसोड हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए।
कि आपको, आप कभी भी लाइफ में आप ये मत कहना कि अब मेरे को कंडीशनल और बेस में दिक्कत होती है। इस एपिसोड का पूरा क्रेडिट एक स्टूडेंट को जाता है जिसका नाम वांशी है, मेरे साथ पढ़ती है। उसने मुझसे अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा होता तो शायद मैं इसके ऊपर इतनी डीपली सोचता भी नहीं और ना ये एपिसोड आपके सामने आता। अदरवाइज हम फर्स्ट 25 एपिसोड्स में प्रोबेबिलिटी फिनिश कर चुके थे। अब मैं आपको ना एक सीरीज ऑफ 5 एपिसोड्स बना के दूंगा जहां पे मैं CBSE 2022 2023 का सैंपल पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो खाली मैं सॉल्यूशंस नहीं लिखूंगा, हर सॉल्यूशन के डेप्थ और उसकी थ्योरी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वो 3 घंटे का कम से कम 12 घंटे के अंदर वो सोल्यूशन खत्म होगा, क्योंकि आई जस्ट वोंट बी राइटिंग द सोल्यूशन फॉर यू। तो वो वाली सीरीज जरूर देखिएगा, सॉल्व CBSE 2022-2023। ओके, बाय फॉर नाउ।